अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे फिजिक्स ऑफ सॉलिड के नेम से। उसके अंदर आज का लेक्चर हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन होगा। उसके अंदर हमारे पास टॉपिक का नेम होगा एनर्जी बैंड थ्योरी। हमने पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से मेटल को क्लासीफाई किया था और आज हम इसको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सॉलिड को हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। या तो वो कंडक्टर होते हैं, या वो सेमीकंडक्टर होते हैं, या वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। इसको पहले तरतीब दिया जाता था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर, जो बोहर ने प्रेजेंट की थी, बोहर ने पेश की थी। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ बोहर थ्योरी का कि अगर आप व्हाइट बोर्ड पर देखो तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी है, 10 की पावर +3 रेंज में आ रही है, और इंसुलेटर के अंदर कितनी रेंज है, 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10 तक। तो इस रेंज में ह्यूज डिफरेंस था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो था इस ह्यूज डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या था कि एनर्जी बैंड थ्योरी को प्रेजेंट किया गया। उसकी बेस पर इलेक्ट्रॉन्स की वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल कि इलेक्ट्रॉन हमारा वेव की तरह बिहेव करता है। उसकी बेस पर एनर्जी हमारे पास बैंड थ्योरी पेश की गई। इसके अंदर याद रखिएगा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आइसोलेटेड एटम के, वो न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। आइसोलेटेड हमारे पास एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड होते हैं। इस तरह इन इलेक्ट्रॉन्स के अपने अपने क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का, ये एनर्जी लेवल है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एनर्जी लेवल्स होगा। आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्ड होते हैं और ये इसका क्या होगा, एनर्जी लेवल्स होता है। अब सपोज करें कि एक एटम की जगह पे दो एटम्स आ गए। अब क्या होगा इसके अंदर, अब हमारे पास एक ये वाला एटम का न्यूक्लियस, एक ये वाला एटम का न्यूक्लियस, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्शन करेंगे, उसको बॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं दो हिस्सों के अंदर कि ये एनर्जी लेवल्स थे, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन पर दो न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे तो वो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएंगे फर्दर दो हिस्सों में। तो ये भी हमारे पास एक एनर्जी लेवल आ गया और ये भी क्या हो गया, एनर्जी लेवल है। इधर भी एनर्जी लेवल, ये भी एनर्जी लेवल, ये भी एनर्जी लेवल, और ये भी क्या होगा, एनर्जी लेवल्स होंगे। तो बेटे ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स ही बेसिकली क्या कहलाती हैं, एनर्जी स्टेट्स कहलाती हैं। ये डिस्क्रीट होती हैं। डिस्क्रीट का मीनिंग कि इस पॉइंट पर और एनर्जी होगी और इस पॉइंट पर और एनर्जी होती है। दोनों हमारे पास, ये हमारे इनिशियल लेवल थे और ये क्या हो गए, स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद आगे जो नए लेवल बनते हैं उनको कहते हैं सब एनर्जी लेवल्स। क्या कहलाएंगे वो, सब एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। एक एटम हो तो लेवल बनेंगे। अगर दो एटम्स एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं तो ये वाले लेवल स्प्लिट हो जाएंगे दो हिस्सों में। अब बेटा ये भी हमारे पास एनर्जी लेवल आ गया, ये भी एनर्जी लेवल आ गया। इस एनर्जी लेवल्स को आप क्या कह सकते हैं, एनर्जी स्टेट। ये भी एनर्जी स्टेट है इलेक्ट्रॉन की जो ऑक्यूपाई कर सकता है। ऊपर वाली भी क्या होगी, एनर्जी स्टेट होगी जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई। इट मीन इस रेंज में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां भी आ सकता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहां भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है और इस जगह भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इस तरह से लेवल हमारे सब लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन तीन के न्यूक्लियर के लिहाज से देखें तो ये एक स्प्लिट होगा कितने के अंदर, तीन हिस्सों के अंदर। ये भी एनर्जी लेवल है, ये लाइन भी एनर्जी लेवल होगी, ये भी क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल्स हैं। एनर्जी लेवल्स को हम एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। ये हमारी क्या बन जाती हैं, एनर्जी स्टेट्स। अब भी ये डिस्क्रीट हैं, अब भी इनकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो एनर्जी स्टेट्स हमारी क्या होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं ऑलवेज। डिस्क्रीट बेटा कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, खास वैल्यू होती है। आइसोलेटेड एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होंगे, दो एटम मिलेंगे तो एनर्जी लेवल दो स्प्लिट हो जाएंगे। तीन एटम मिलेंगे
तो हमारे पास एनर्जी लेवल किसमें स्प्लिट हो जाएंगे, 3 के अंदर। यहां तक तो बेटे हमें बात क्लियर हो गई। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स आ जाएं, बहुत से एटम का क्लस्टर हो, तो क्या होगा, तो ये एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग भी लार्ज होगी। थोड़े एटम थे, 2 एटम थे, जस्ट 2 स्टेट में स्प्लिटिंग हो गई। 3 एटम थे, 3 सेक्शन में स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर n नंबर होंगे, स्प्लिटिंग भी क्या हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी। इस स्प्लिटिंग के अंदर अगर आप देखें तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी होती है। लेकिन स्टूडेंट ये इतने करीब करीब लेवल होते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम मान सकते हैं आप। यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है, तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रख सकता है, यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रख सकता है। यही स्टेट जो हमारी क्या आ रही है, ये एनर्जी स्टेट्स हैं। जितनी बारीक बारीक लाइंस नजर आ रही है ये वाली, दैट आर नोन एज एनर्जी स्टेट्स। और इन लेवल को कहते हैं सब लेवल्स। ये लेवल बने, ये भी उसके सब लेवल 2 की फॉर्म में, सब लेवल 3 की फॉर्म में, और सब लेवल्स किसमें आ गए, n की फॉर्म में। इन सब लेवल्स के दरमियान डिस्क्रीट वैल्यू होती है हर एक पॉइंट पर एनर्जी की। लेकिन चूंकि इस एनर्जी के दरमियान जो बैंड होता है, जो डिफरेंस होता है, इनका आपस में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो बहुत माइनर होता है। हम यूं कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन कोई भी वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकता है। उसी वजह से ये वाली हमारी स्टेट्स मिलकर क्या देती हैं, एक कंटीन्यूअस बैंड बना देती हैं। तो कंटीन्यूअस बैंड हमारा बनता है इन्हीं n सब लेवल्स के मर्ज होने से। हम यूं अज्यूम कर लेते हैं यहां पे इनके पास एनर्जी एक तरह की होगी। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास एक कंटीन्यूअस बैंड बनना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी बैंड की फॉर्मेशन थी। तो बैंड इस तरह से बनेंगे, लेवल बनेंगे 2 सब लेवल्स, 3 सब लेवल्स, n सब लेवल्स। इन सब लेवल्स में एनर्जी गैप कम होगा। उस कम एनर्जी बैंड गैप की वजह से हम इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं। हम कहते हैं यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो लिहाजा ये एक कंटीन्यूअस स्टेट बन जाती है। इस कंटीन्यूअस स्टेट को क्या कहेंगे, हम बैंड कहते हैं। तो ये हमारा एक बैंड बन गया। तो नॉर्मल तौर पर फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ 2 बैंड कंसीडर करते हैं, एक कंडक्शन बैंड कंसीडर करेंगे, एक वैलेंस बैंड कंसीडर करेंगे। तीसरा स्टूडेंट होता है इनर बैंड, और ये कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते, इस वजह से इसका नेम हम अपने कोर्स कंटेंट में भी ज्यादा रिलेट नहीं करते। तो हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बेस करेगी जस्ट किस पे, कंडक्शन बैंड पर। किस पे डिपेंड करेगी, वैलेंस बैंड पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले वैलेंस बैंड के बारे में जानने के लिए देखें, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बैंड के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टूडेंट इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो जिस स्टेट पर लाई करेंगे, जिस बैंड पर लाई करेंगे, वो बैंड कौन सा बन जाएगा, वैलेंस बैंड बन जाएगा। कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो बैंड क्या कहलाएगा, हमारा वैलेंस बैंड। बच्चों यहां से देखिएगा, वैलेंस बैंड क्या होता है, बैंड occupied by valence electron, बैंड occupied by valence electron। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, ये वाले बैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, ये बैंड कौन सा बन जाएगा आपका, ये हमारे पास होगा वैलेंस बैंड। इसे कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि अगर पेपर में पूछे आपसे कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड कौन सा होता है, तो आपने क्या कहना है, वैलेंस बैंड होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखना है आप लोगों ने स्टेट के अंदर और बैंड में मेन डिफरेंस क्या होगा। स्टूडेंट जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन लाई करता है, इसे कहते हैं परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। गौर करिएगा बच्चों यहां से जरा, ये भी क्या होगी, परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स है, ये भी क्या होगी, परमिसिबल एनर्जी स्टेट होगी, ये भी क्या है, परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। तो ये सारी परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स होती हैं। और ये परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स जब बहुत ज्यादा बन जाती हैं, तो मिलकर जो चीज बनती है उसे कहते हैं परमिसिबल बैंड। ये क्या होंगे, हमारे परमिसिबल बैंड होते हैं। इनके दरमियान जो स्प्लिटिंग हुई है, उस वजह से क्या बनती हैं, एनर्जी स्टेट्स बनती हैं। और ये एनर्जी कौन सी होती हैं, परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। कि इतनी एनर्जी इनके पास पॉसिबल होती है, उसको बोलेंगे परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स।
और ये परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स मिलकर कंटीन्यूअस बैंड देते हैं। तो ये हमारा एक कंटीन्यूअस क्या हो गया, बैंड हो गया, और ये भी हमारा बैंड कौन सा कहलाएगा, परमिसिबल बैंड है। इट मीन इसके पास एनर्जी हो सकती है। लेकिन एक रेंज होती है टू कंजक्टिव परमिसिबल बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड भी क्या है आपका, परमिसिबल बैंड है, और वैलेंस बैंड भी कौन सा है आपका, परमिसिबल बैंड है। तो दो कंजक्टिव बैंड के दरमियान एक रेंज होती है, ये भी बैंड है, ये भी बैंड, दो परमिसिबल बैंड होंगे आपके। कंडक्शन बैंड ले लें या वैलेंस बैंड भी ले सकते हैं यहां से। ये दो कंजक्टिव लेने हैं, इनर और वैलेंस भी ले सकते हैं, या वैलेंस और कौन सा ले लें, कंडक्शन। तो इन दो परमिसिबल बैंड के दरमियान एक रेंज होगी जिस रेंज में कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होता। तो बच्चों वो स्टेट क्या कहलाएगी, फॉरबिडन स्टेट कहलाएगी। कि हमारे पास पहले क्या होंगे, बैंड बनेंगे। बैंड कौन किस तरह से बनेंगे, एनर्जी स्टेट्स की मदद से। ये एनर्जी स्टेट बन गई हैं, और ये क्या बन गए उसके साथ, कंटीन्यूअस बैंड। तो ये परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं सारी, जितनी स्प्लिटिंग हुई है सारे के सारे परमिसिबल है ये। और ये हमारे क्या होंगे, परमिसिबल बैंड बन जाते हैं इसकी मदद से। ये दो कंजक्टिव परमिसिबल बैंड के दरमियान जो एरिया, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाने की क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। फॉरबिडन बैंड भी कह सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं। देखिए जरा मैंने वर्डिंग इस्तेमाल की थी, द रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स व्हिच कैन नॉट ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। कि वो रेंज जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर रहा होगा, उसे क्या कहेंगे, फॉरबिडन स्टेट कहेंगे। वो फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स होती है, फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स कहने बेटे इसको, फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स के दो कंजक्टिव बैंड के दरमियान। कंडक्शन बैंड है, फौरी तौर पे कौन सा आ जाएगा, वैलेंस बैंड। कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी ना हो या जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी स्टेट का नेम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बेटा यहां से इसको आगे डिफाइन करेंगे, द रेंज बिटवीन टू कंजक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड। तो पहले हमने फॉरबिडन एनर्जी स्टेट फाइंड करनी है। फॉरबिडन एनर्जी स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे, कि ऐसी रेंज दो कंजक्टिव बैंड के दरमियान जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, तो वो फॉरबिडन एनर्जी स्टेट है। उसी तरह से अगर रेंज लेते हैं बिटवीन टू कंजक्टिव, ये और ये टू कंजक्टिव एनर्जी बैंड रेंज होगी, तो फॉरबिडन बैंड या बैंड गैप भी आप उसको कह सकते हैं। इस तरह से फॉरबिडन बैंड को आपने डिफाइन कर देना है। तो स्टूडेंट कंडक्टिव वैलेंस बैंड के बारे में मैंने पहले बताया था कि वैलेंस बैंड कौन सा होता है, कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जिस बैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस बैंड में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई करता है। हाईली हमारे पास क्या होता है, वो ऑक्यूपाइड, या तो पार्शियली फील्ड होता है, या क्या होगा, वो कंप्लीटली फील्ड होगा, लेकिन कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। तीन प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपने वैलेंस की, पार्शियली फील्ड भी हो सकता है, कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है, लेकिन कभी उसके अंदर एम्प्टी नहीं होगा, कभी वो खाली नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन लाजमी होते हैं। अच्छा, एक बैंड होता है जो वैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता है, जो वैलेंस बैंड के अबव होगा, ऊपर होगा, अबव लाई करेगा, दैट इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फील्ड होगा, या क्या होगा, एम्प्टी होगा, कभी भी कंप्लीटली फील्ड नहीं होता। तो आपको अगर डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो आपने कहना है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड बैंड ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। इट इज हाईली ऑक्यूपाइड बैंड, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। और जो बैंड लाइज अबव द वैलेंस बैंड होता है, दैट इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड होता है। इसकी तीन प्रॉपर्टी होती हैं, या तो पार्शियली फील्ड होगा, या ये एम्प्टी होगा, कभी भी कंप्लीटली फील्ड नहीं होता। वैलेंस क्या होता है, या तो क्या होगा, ये कंप्लीटली फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड होगा, लेकिन कभी एम्प्टी नहीं होगा। इस तरह से आपने बैंड स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। स्टूडेंट यहां तक आपका हाफ टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसकी थ्योरी के ऊपर आगे आपने देखने हैं कि इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं,
कंडक्टर कैसे डिफाइन होते हैं और सेमीकंडक्टर कैसे डिफाइन होते हैं। एक डिफाइन करने का मेथड आपको पहले पढ़ाया गया था, इससे फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। द मटेरियल्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। वो डेफिनेशन बच्चों एनर्जी बैंड थ्योरी में आप नहीं लिख सकते। आप लिखोगे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर कैसे डिफाइन किया था हमने, द मटेरियल व्हिच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इंसुलेटर। मैंने वुड की एग्जांपल दी थी, प्लास्टिक की दी थी, रबर की दी थी। तो बच्चों वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पे डिफाइन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, तो कैसे डिफाइन करना है। आप डिफाइन करोगे देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है कंडक्शन के अंदर और वैलेंस बैंड के अंदर। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस हो जाए तो वो हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर की कंडीशन क्या होती है बच्चों, तीन बातें इसमें भी याद रखनी है कि आपका कंडक्शन बैंड क्या होगा, एम्प्टी होगा। पहले ये बात याद रखिएगा, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड बच्चों क्या होता है, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। नीचे वालों को आप पढ़ते हैं, बैंड को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं पढ़ते। तो कंडीशन कौन सी होगी, एमसीक्यू आ सकते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी, किसमें, इंसुलेटर में। और वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट तीन डेफिनेशन में क्या लिखोगे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस या सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तीन प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, several electron volt energy difference between the valence band and the conduction band, और उसके बाद क्या लिखोगे, completely filled क्या होगा हमारा, valence band होगा। What is effect of temperature on insulator? Next short question is relevant. By increasing temperature resistivity, तो हमारे पास इसकी क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। चूंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, एटम पहले फिक्स, तो हम एनर्जी देकर उनको थर्मोनिकली हम उसको एक्साइट करने की कोशिश करते हैं। तो जब इसको आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एरो का निशान इंक्रीजिंग साइन को शो किया मैंने यहाँ पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये साइन कंडक्टिविटी का है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन इतनी नहीं इंक्रीज होगी कि ये कंडक्टर बन जाए। ये बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है, लेकिन कंडक्ट करने की सलाहियत पैदा होना शुरू हो जाती है। फौरी तौर पे कंडक्टर नहीं बनते ये, ठीक है जी। कि अगर आप इनका टेम्परेचर राइज करोगे, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब सर ये वैल्यू तब्दील होगी, -20 से -10 तक है ना, इस वैल्यू में रद्द-बदल होगा, कंडक्टर नहीं बनेगा, याद रखिएगा ये बात। और इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज। जब किसी इंसुलेटर को आप हीट अप करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी की रेंज बढ़ना शुरू हो जाती है। इट डजंट मीन कि ये कंडक्टर बन गया है, बट रेंज इसकी चेंज जरूर होगी। इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू होती है टेम्परेचर बढ़ने से। दूसरा बेटे क्या होगा हमारे पास, कंडक्टर्स। कंडक्टर को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। कंडक्टर आप इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पे कैसे डिफाइन करते आए हैं, द मटेरियल व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर। आपको मेटल्स, आपने एग्जांपल दिया था कि मेटल सारी कंडक्टर होती हैं। लेकिन बच्चों इस केस में याद रखिएगा कैसे डिफाइन करना है आपने, इसके अंदर भी वही लॉजिक्स बतानी है। इसके अंदर देयर इज नो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड कौन सा होगा, वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर के अंदर कंडक्शन और वैलेंस बैंड में आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। वैलेंस बैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन ऊपर मुंतकिल हो सकते हैं, ऊपर से किधर आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। कंडक्टर में कोई नोटिसेबल बाउंड्री नहीं होती कि ये हमारे पास इसके अंदर वो कंडक्शन बैंड आ रहा है और ये कौन सा आ रहा है, वैलेंस बैंड। इसमें वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्शन बैंड से किधर आ सकते हैं, वैलेंस बैंड में आ सकते हैं। तो इनके अंदर असल में यूं समझिएगा कि इसमें बेसिकली तौर पर कंडक्टर के अंदर इसका कंडक्शन बैंड और दूसरा कौन सा होता है, वैलेंस बैंड, ओवरलैप हो जाते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ये मुंतकिल हो सकते हैं। तो इनके दरमियान कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। इंसुलेटर में सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिस वजह से ये इंसुलेटर नॉमिनेट होते हैं
कि यहां से इलेक्ट्रॉन के यहां जंप करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, वो जंप नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट नोटिस होगा आपके पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अगर आप रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, जो ग्राउंड स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ग्राउंड स्टेट मात्रा के साथ, ग्राउंड स्टेट नहीं, जो हमारा वैलेंस बैंड होगा ये भी क्या होगा, पार्शियली फील्ड। रूम टेम्परेचर बेटा बात कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड भी हमारा पार्शियली फील्ड होता है, कंडक्शन बैंड भी क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है, दोनों पार्शियली फील्ड होते हैं। लेकिन उस केस के अंदर कुछ टेम्परेचर राइज करने से इसकी कंडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। जो जो टेम्परेचर राइज करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होना शुरू हो जाते हैं, जो कंडक्शन के प्रोसेस को तेज करना शुरू कर देते हैं। कि अगर देखा जाए कि अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टिविटी ड्रॉप होगी, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस भी इसकी ड्रॉप होती है। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। दोबारा सुन लीजिएगा, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स देयर इज अ ह्यूज या सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड। एम्प्टी कंडक्शन बैंड, कंप्लीटली फील्ड वैलेंस बैंड। उसके बाद बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर डिक्रीजेस। रेजिस्टिविटी बेटा शो कर देता हूं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और रेजिस्टेंस भी क्या होती है, डिक्रीज होती है किसी भी इंसुलेटर का टेम्परेचर राइज करने से। और जो स्टूडेंट कंडक्टर्स होते हैं इसमें पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड होता है, पार्शियली फील्ड हमारा वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन और वैलेंस बैंड आपस में क्या होता है, ओवरलैप होता है। देयर इज नो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी स्टूडेंट क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें डिक्रीज हो जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करते हैं रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज। जो कि एटम में बच्चों वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाती है, उसके अंदर जो जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं एटम की वाइब्रेटरी मोशन बढ़ती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर हाइंड्रिंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जो जो हाइंड्रिंग बढ़ती रहती है उसके लिहाज से उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं मटेरियल के, और जो उसकी कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जितनी मेटल्स होंगी टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो भी राइज करेगी, उनकी रेजिस्टिविटी भी राइज करेगी और उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी। उसकी कॉज मैंने बता दिया कि रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मेटल एटम्स। वो मोशन में होते हैं, थर्मोनिकली तौर पर हल्के हल्के मोशन करते हैं वाइब्रेटरी जगह पे। जब उनको गर्म होते हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाती है, कुलियन जो उनकी हाइंड्रिंग जो कुलियन हो रही है एटम के साथ वो भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल की हाइंड्रिंग बढ़ रही है, अगर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस मेटल की टेम्परेचर राइज करने से बढ़ जाती है। कंडीशन आपको बता दी थी, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड, पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड, कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, एनर्जी डिफरेंस इनका जीरो होता है। कंडक्टर के केस में मेटल एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर बता दिया था मैंने, एम्प्टी होता है 0 केल्विन, दो स्टेट लेनी सेमीकंडक्टर की। अगर आप 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं, 0 केल्विन उसके ऊपर सेमीकंडक्टर आपका एक इंसुलेटर होता है। उस केस के अंदर ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड है वो इंसुलेटर की तरह क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाता है, और जिसका वैलेंस बैंड होगा वो कंप्लीटली फील्ड होगा अगर 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन कर लिया आपने। नॉर्मल केस में कंडक्शन और वैलेंस बैंड में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो अगर आप टेम्परेचर 0 केल्विन पे, ओके नहीं लिखा हुआ, 0 केल्विन है, टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। टेम्परेचर अगर राइज करना शुरू कर देते हैं तो हमारा सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देता है। इसमें भी 4 बातें याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर आप क्या करेंगे, राइज करेंगे, ये राइज का साइन है। इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ड्रॉप होगी, रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ड्रॉप, और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इसकी राइज हो जाती है। इस तरह से इसकी ऑब्जेक्टिव भी आपने याद रख लेनी है। रूम टेम्परेचर पर
ये इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करेगा। टेम्परेचर राइज करने से कंडक्टिव बिहेवियर शो करेगा। टेम्परेचर ड्रॉप टू 0 केल्विन करेंगे तो सेमीकंडक्टर आपके इंसुलेटर होंगे। स्टूडेंट वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।